चलिए जी आंसर देखते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा था लीड चार्टर्स प्रिंसिपल खास तौर पर उसको हमें यहाँ पर देखना है क्या हमने अपने आंसर सही बात किए हैं। ये इस लाइन को वर्कशीट टेस्ट मैंने कहा नहीं था। हाँ ये हो सकता है कि क्योंकि इस बार संडे भी मेरी क्लास है और कल भी मेरी क्लास है, तो इसका मतलब है कि कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम का अब आप उसे प्रिपेयर रखेंगे। आपका वीकली टेस्ट टॉपिक भी है ये, और आपका क्लास में भी मेरे पास ये भी टॉपिक टेस्ट के तौर पर है। सही है, क्योंकि वीकली टेस्ट टॉपिक में बड़े लिमिटेड एमसीक्यूज देना पड़ता है, तो इसलिए क्लास टेस्ट पर भी मैं फोकस करूंगी कि आप लोग से अचानक सरप्राइजली काम लिया जाए। यानी इस पूरे वीक में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम अपना पढ़ना है, और ये टॉपिक जो आज कंप्लीट होगा इसे भी देख। सबसे पहला जो एमसीक्यू है मेरा ख्याल है बहुत आसान है। लिखा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। बहुत आसान बात की, किससे अफेक्टेड है? टेम्परेचर। इफ द केसी ऑफ अ रिएक्शन इज वेरी लार्ज, और वेरी लार्ज का मतलब है 10 टू पावर 3 से भी ग्रेटर है, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल कंटेन मोस्टली। अगर केसी ज्यादा होता है तो कौन ज्यादा होता है? सही है, तो प्रोडक्ट्स पे मार्क किया। फॉर द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आपके सामने लिखा है व्हाट हैपन टू केसी इफ प्रेशर इज इंक्रीज। व्हाट हैपेंस टू केसी इफ प्रेशर इज इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है आपके पास? प्रेशर इंक्रीज हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, ना कि केसी डिस्टर्ब होता है। तो इसका मतलब है सही है। यहाँ पर अगर आपने जरा सी भी गलती की ना तो आप लोग यहाँ पर यकीनन जो है वो प्रेशर इफेक्ट फौरी तौर पर डाल देंगे, जबकि प्रेशर इफेक्ट सिर्फ किसको डिस्टर्ब करेगा? इक्विलिब्रियम। केसी तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। सही है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, रिमेन्स द सेम। If QC is less than KC for a reversible reaction, the system will QC कम का है या KC ज्यादा का है, दोनों कंडीशंस में एक ही बात है कि रिएक्शन फॉरवर्ड गया है, और फॉरवर्ड जाने का मतलब है शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। सही, तो आपने यहाँ पर लिखा हुआ भी है और आपने ए ऑप्शन को क्या दिया है? हाँ। 5 which of the following changes will affect the value of Kc for a given reaction? इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमने ये पढ़ा था चेंज का है ना, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो पढ़ा ही नहीं है, हमने तो एक वर्ड पढ़ा था वेरी। केसी वैल्यू वेरीज विद द टेम्परेचर। सही है, यानी वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट कौन सा है और उस हिसाब से कम या ज्यादा हो जाए। Number 6, in an exothermic reaction, if temperature is increased, the value of Kc remain unchanged. अगेन इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है? क्या डायरेक्शन पूछी जा रही है? नहीं, क्या पूछा गया है? Kc। सही है, द वैल्यू ऑफ Kc रिमेन्स अनचेंज्ड। मैंने बार बार कहा ली चार्टर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। किसी भी रिएक्शन का केसी कांस्टेंट रहता है, ये बात याद रखें। सही है, वो कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ केसी। तो इक्विलिब्रियम अगर वहां पर चेंज हो रहा है तो शायद केसी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम की तो बात ही नहीं हुई, डायरेक्शन की भी बात नहीं हुई है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप लोगों ने क्या मार्क किया? रिमेन अनचेंज्ड। कितने बच्चों ने मार्क किया रिमेन अनचेंज्ड? और क्यों? टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन है तो चार्टर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम डायरेक्शन शिफ्ट, वरना तो फिर आपको सारे फैक्टर अप्लाई करने पड़ जाएंगे। देखना पड़ेगा आपको ये याद है। predict the direction of reaction according to the Lee Charters principle, not the prediction of the value of the Kc according to the Lee Charters principle। सही है, हम Kc की वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं करते हैं Lee Charter से, हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं। सही है। 7, for a reaction at equilibrium increasing the concentration of a product well। इस बार क्यों नहीं मार्क किया इंक्रीज Kc और डिक्रीज Kc? अगर आप लोग यहाँ पर केसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो इस बार आप लोगों ने क्यों ये ऑप्शन सिलेक्ट किया
कि भाई इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्यों इसे आपने सिलेक्ट किया? केसी को सिलेक्ट करते कि वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। सही है, तो ये बात याद रखें कि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है, इसीलिए आज ये क्वेश्चन सॉल्व भी करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगा ऐसा ना हो कि मैं अगर ये सवाल डायरेक्टली वीडियो में दे दूं जो आपके मार्क्स ये देंगे तो आप कहेंगे ये तो हमारा कंसेप्ट ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, हमने तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया था। बहरहाल नेक्स्ट नेक्स्ट पर जाने से पहले 7 का आंसर क्या है? शिफ्ट इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट। 8 का आंसर a catalyst added to a system at equilibrium will increases the value of Kc. इस वक्त सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है इसके लिए? डी, स्पीड ऑफ द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसका सिर्फ एक ही काम है कि अगर इक्विलिब्रियम वहां पर शायद किसी वजह से डिस्टर्ब है तो कैटलिस्ट उसके इक्विलिब्रियम को पूरी तौर पर मेंटेन कर रहा है, वरना कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट इक्विलिब्रियम चेंज पर नहीं है। सही है, लेकिन इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं बनता है सिवाय इसके। 9 फॉर द इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन एंड आयोडीन लिखा है कि इज approximately 400 degrees centigrade. If HI is removed continuously, the system will shift right. सही है, तो यहाँ पर आपने क्या कहा? शिफ्ट राइट का मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। Number 10. In a reversible reaction at equilibrium, if Kc is less than 1, यानी बहुत ही smaller value है, it indicates that reaction is fast. Here reactants are favored. Reactants are favored. Good. 11. आप समझाओ 11. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो उस इक्विलिब्रियम की पोजीशन किस तरह चल राइट साइड, शिफ्ट टू द राइट। शिफ्ट टू द राइट का मतलब प्रोडक्ट्स फेवर होते हैं। सही कह रही है, तो क्या ये सही लिखा है? मैंने concentration of reactant is increased in a system at equilibrium, the position of equilibrium is सही है, राइट पे जाएगी यानी फॉरवर्ड। सही है, नेक्स्ट 12। concentration temperature and pressure यानी ली चार्टर प्रिंसिपल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन। मैंने यहाँ से ना सी में से एक ऑप्शन निकाल दिया तभी ऑप्शन सही है। मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट भी लिखा था लेकिन मैंने कैटलिस्ट निकाल दिया क्योंकि कैटलिस्ट का चेंज नहीं। सही है, 13 आप बताओ। क्यों? मोल्स तो नहीं क्या? ऑप्शंस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विद मोर मोल्स ऑफ गैसेस। अच्छा, और फ्यूअर और इक्वल, इक्वल क्यों है? आप ऑप्शन, ऑप्शन क्यों? क्योंकि जहां पर लेस नंबर ऑफ मोल होंगे हमने प्रेशर वहां पे क्या रखा है? हाई। सही है, कल ये बात पढ़ी थी हमने कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कल शायद मैंने क्लास में कुछ इस तरह से एक एमसीक्यू या क्वेश्चन पर बात भी की थी। सही है, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन अ गैसियस इक्विलिब्रियम विल फेवर द साइड, विल फेवर द साइड। गैसियस इक्विलिब्रियम में प्रेशर तो बहुत जल्दी इंपैक्ट करेगा, ये भी याद रखें। तो इसका मतलब है वहां जाएगा जहां पर मोल्स क्या होंगे? कम। सही है, 14 आप बताओ। एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट बहुत आसान है। 15 आप बताइए। क्यों भाई?
इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट क्यों है इसमें? तो ये और एक्सप्लेन कर सकता है? क्योंकि इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में वो हीट की और टेम्परेचर की जरूरत होती है। हीट की और टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो अगर आप टेम्परेचर ज्यादा देते रहेंगे तो इसका मतलब है रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड। सही है। यहाँ पे केसी की बात क्यों नहीं की? आप लोगों को तो कहना चाहिए फिर कि यहाँ पर कोई ऑप्शन ही सही नहीं है क्योंकि केसी की बात नहीं हुई। ली चैप्टर प्रिंसिपल just help to determine or predict the direction of reaction. सही है, ये बात अपने दिमागों में बिठा लें। There is no any change. आपके पास वहां पर कोई चेंज नहीं आ सकता है, केसी हर एक रिएक्शन का रहेगा कांस्टेंट। यहाँ तक मेरी बात होती है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन पर भी बेस करता है, तो इसीलिए हमें कैलकुलेशन से रिलेटेड अलर्ट होता है। देखो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का जो सिंबल है ना वो कहलाता है KSP। K stands for constant और SP stands for solubility product। आपके पास सॉल्ट जो है ना वो तीन तरह के हो सकते हैं, एक कंप्लीटली सॉल्युबल, एक कंप्लीटली इनसॉल्युबल और एक कहलाते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल। तो ये जो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट है इट इज ओनली फॉर द स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मुझे कोई सॉल्ट डिसॉल्व होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, ना ही हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुझे तो क्वेश्चन में कोई नाम लिखा हुआ नजर आएगा। तो जितने भी हैवी मेटल सॉल्ट होते हैं आप उसे कंसीडर कर लेते हैं कि वो सारे के सारे क्या हैं? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। चाहे वो लेड सल्फेट हो, चाहे वो आपके पास कैडमियम क्लोराइड हो, चाहे वो आपके पास लेड ब्रोमाइड हो, जितने भी हैवी मेटल या नोबल मेटल सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। लेकिन इसे पढ़ाने से पहले आप लोगों की कुछ डायरेक्शंस मुझे सही करनी है, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा आप में से कितने बच्चों को चार्जेस याद होते हैं या नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को अब ये चार्जेस भूलना नहीं है। जितने भी मैं एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ कैटाइन लिख रही हूँ आपको उनके चार्जेस पता होने चाहिए हर हाल में, वरना ना तो आप इक्वेशन बना सकेंगे और ना ही आप केएसपी से रिलेटेड उसका फॉर्मूला बना सकेंगे और ना ही आप जो है वो उसकी कैलकुलेशन बता सकेंगे। ये कुछ गिने चुने से आपके पास सॉल्ट्स हैं, जैसे कि गोल्ड भी आ जाएगा यहाँ पर, और अगर आपसे बात की जाए तो निकल भी आ सकता है और कोबाल्ट भी आ सकता है। ये वो तमाम ट्रांजिशन हैवी मेटल नोबल मेटल कुछ कैटाइन है जिनके चार्जेस हमें पता होने चाहिए। अच्छा, चार्जेस को शायद हमने कभी जूनियर क्लास में पुकारना सीखा था, यानी उसे नेम कॉल करना सीखा था, लेकिन आते आते हम अपनी अच्छी केमिस्ट्री तक हम अपनी बेसिक केमिस्ट्री भूल जाते हैं। इट इज मोनो पॉजिटिव आयन। क्या कहा मैंने? मोनो पॉजिटिव आयन। मोनो पॉजिटिव जिसके ऊपर +1 चार्ज। लेकिन मैं इसे ये भी कह सकती हूँ इट इज मोनो एटॉमिक मोनो पॉजिटिव आयन। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर एटम कितने हैं? मैंने जितने भी कैटाइन लिखे हैं ना दे ऑल आर मोनो एटॉमिक। ये सारे के सारे आपके पास क्या है? मोनो एटॉमिक। लेकिन जहां पर +1 है मोनो पॉजिटिव, जहां पर +2 है डाई पॉजिटिव, जहां पर +3 है that become ट्राई पॉजिटिव। लेकिन है सारे के सारे क्या? मोनो एटॉमिक। अजान कंप्लीट हो जाए फिर बात करते हैं।
तो मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा मोनोएटॉमिक कैटाइन है सारे, लेकिन जहां +1 है मैंने उसका नाम भी लिखा है मोनो पॉजिटिव, +2 है डाई पॉजिटिव, +3 है ट्राई पॉजिटिव। लेकिन हम इसे क्या नहीं कहेंगे, मोनो पॉजिटिव कैटाइन, दैट इज द रॉन्ग टर्म। मोनो पॉजिटिव जब कह दिया तो वो कैटाइन ही है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस। इज दिस क्लियर? बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है, लेकिन समझ आना चाहिए। और ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि जिस तरह आप लोग ऑर्गेनिक में हम आपसे कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं ना कि बेंजीन के लिए थर्ड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप हो और फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप हो, सो व्हाट विल बी द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस। तो अब आप लोग कंफ्यूज के थर्ड कहाँ पे लगाना है, वन कहाँ पे लगाना है। लेकिन जिसको पता है कि हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही मैं वहां पर एमसीक्यू में आपको ऐसे लिख सकती हूँ, कैटाइन इज प्रेजेंट विद द पॉजिटिव चार्ज या डाई पॉजिटिव चार्ज। इससे मैंने आपको बताया उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, सही। तो मुख्तलिफ तरीके हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये बेसिक चीजें हैं तो हम ये समझते हैं कि ये आपको आती है। लेकिन इसका नाम ही गलत है कि डाई पॉजिटिव कैटाइन। डाई पॉजिटिव कह दिया तो आगे कैटाइन कहने की नीड नहीं है। अब आते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अगर आपके पास एक हेवी मेटल सॉल्ट है, यानी इनमें से कोई भी आपके पास हेवी मेटल सॉल्ट है और आप उसको आयोनाइजेशन में जाते हुए देखते हैं, यानी उसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो आपके पास किस में जाता है, आयोनाइज होता है। लेकिन बड़ी ही एक स्ट्रॉन्ग बात हमें यहाँ पर नजर आती है कि मैंने सिल्वर क्लोराइड को जो वाटर में डिसॉल्व किया, तो आपके पास जितना भी सॉल्यूशन था या तो वो क्लाउडी रह गया या फिर उसके जो है वो कंटेनर के बॉटम साइड पर सारे के सारे जो है वो पार्टिकल्स नीचे मेजॉरिटी सेटल डाउन नजर आए। इसका मतलब इस एग्जाम्पल को ऐसे ले सकते हो कि अगर ये 100 ग्राम मौजूद है, मैंने लिया इसको डिसॉल्व करने के लिए, तो शायद यहाँ पर कोई 2 ग्राम ही डिसॉल्व हुआ होगा, लेकिन बाकी कितना रह गया होगा, 98 ग्राम। यानी मेजॉरिटी पोर्शन रिमेन्स अनडिसॉल्व। जितने भी हेवी मेटल सॉल्ट होंगे उनका अनडिसॉल्व पोर्शन ज्यादा होता है और उनका डिसॉल्व पोर्शन क्या होता है, कम। या तो वो टर्बिट कर देते हैं या फिर पूरा कंटेनर में नीचे बैठे रहते हैं, यानी कि सेटल डाउन रहते हैं, जैसे चॉक पाउडर है पानी में डिसॉल्व कर, आपको पता है वो सारा का सारा नीचे जाके क्या हो जाएगा, सेटल डाउन। आपने कभी डिस्टर्बर देखा हो वाटर में डिसॉल्व कर, सही है, जो आपके पास पेन की नई फॉर्म कहलाती है, लेकिन इसमें वाटर सॉल्युबल पेन ही वो कहलाता है। जब तक आप उसे जो है वो स्टर करते रहेंगे वो डिसॉल्व नजर आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं नजर आएगा। सिमिलरली अनडिसॉल्व पोर्शन ज्यादा है और डिसॉल्व पोर्शन क्या है, कम। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो और आप वहां पर केसी फॉर्मूला ना बनाएं। बिल्कुल बनेगा और हर हाल में बनेगा। इसका केसी फॉर्मूला कैसे बनेगा, केसी इक्वल्स टू सिल्वर आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में क्या रहा होगा, AgCl। नजर आ रहा है आपको क्या लिखा है मैंने, सिंपल प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन मैं यहाँ पर ना एक चीज में स्टक हो गई हूँ, ये जो सिल्वर क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन है, क्या कोई मेरी इस बात से अग्री करेगा कि 98 अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करना चाहे तो इट रिमेन्स 100, am I right? 98 को आप वैसे भी देखना चाहें तो 98 मेरे लिए अप्रोक्सीमेटली किसकी इक्वल है, 100। यानी मैं ये सपोज करना शुरू हो जाऊं कि जो सिल्वर क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन है इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बहुत कम पोर्शन डिसॉल्व हुआ है, मैंने तो फिर आपके सामने लिख दिया 2 ग्राम्स। अगर मैं यहाँ लेड क्लोराइड या लेड ब्रोमाइड ले लूं तो सिर्फ 0.1 ग्राम डिसॉल्व होता है और बाकी 99.9% रिमेन्स अनडिसॉल्व। इस हद तक ये स्पैरेंटली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। इसका मतलब जो भी सॉल्ट होगा उसका अनडिसॉल्व पोर्शन रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है के। जब मैं इस केसी फॉर्मूला में इस के को प्लेस करना चाहूँ तो बनेगा केसी इक्वल्स टू, और यहाँ क्या बनेगा, सिल्वर आयन, और यहाँ क्या आएगा, क्लोराइड। अपॉन में क्या लिखा मैंने, के। सही है, हम एक शॉर्ट डेरिवेशन के जरिए ये पूरी बात समझ रहे हैं।
यानी सिल्वर क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली रिमेन्स कांस्टेंट, तो इस के को मैंने यहाँ पर ट्रेस किया। क्या एक इक्वेशन में दो कांस्टेंट हो सकते हैं? एक वक्त में कितने कांस्टेंट होने चाहिए? Kc मल्टीप्लाइड बाय K इक्वल्स टू सिल्वर आयन यानी कैटाइन, और फिर क्या है? Ni। ये दोनों कांस्टेंट मर्ज होकर एक नया कांस्टेंट बनाते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी, जिसमें अगर आप इसे कहना चाहें तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। बड़ी शॉर्ट डेरिवेशन के साथ बड़ी ही शॉर्ट डेफिनेशन भी बताई है। केएसपी क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। ये ऐड नहीं हो रहे, मैंने एडिशन नहीं लिखा। ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, मैंने सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा। ये डिवाइड नहीं हो रहे, सही। मैंने क्या लिखा है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी आयोनिक का मतलब दोनों आयन होने चाहिए, कैटाइन भी और एनाइन। प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज केएसपी। और ये केएसपी सॉल्युबल सॉल्ट के लिए नहीं आता है। किसके लिए आता है? इनसॉल्युबल के लिए भी नहीं आता है। किसके लिए आता है? बैलेंस। जो सॉल्युबल हो जाएगा उसमें तो दोनों पोर्शन ही इक्वल हो जाएंगे, अनडिसॉल्व डिसॉल्व की कहानी रहेगी। जो इनसॉल्युबल होगा उसमें ये भी थोड़ा बहुत पोर्शन मुझे नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल। हम यहाँ पर केएसपी किसके लिए निकालते हैं? स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो ये तो हो गई डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन। इसकी जो यूनिट है वो कहलाती है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, या फिर इसकी यूनिट कहलाती है मोल पर लीटर्स। यानी केएसपी की यूनिट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर या मोल पर लीटर्स में ही रहेगी। कैसे रहेगी? चलो मिलके देखते। मैंने आपके सामने लिखा कैल्शियम सल्फेट, और मैं आपसे कहूँ बताओ कैल्शियम सल्फेट के लिए केएसपी यूनिट क्या हो? सही है। नहीं निकाल सकते अगर आपको चार्जेस ना पता हो। तो अभी छोटी क्लासेस वाली अगर आपको बात याद हो ना, तो आप इन्हें भी याद कर सकते हैं कि सल्फेट क्या होता है, नाइट्रेट क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, ऑक्सिलेट क्या होता है। अगर भूल गए हैं तो मैं आपकी याद दिलाने के लिए यहाँ पर लिख रही हूँ कि आपको याद आ जाए। सल्फेट सल्फाइड का डिफरेंस, नाइट्रेट नाइट्राइड का डिफरेंस। सिमिलरली क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड में तो हमें कोई फायदा ही नहीं कि हमें याद रहते हैं, तो ये आप सबको भी याद रहता है। लेकिन सल्फेट सल्फाइड के चार्जेस आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि कभी कभार इसी का चार्ज मुझे बता देता है कि बराबर वाले कैटाइन का चार्ज क्या हो सकता है। छोटी क्लासेस में हमने कभी एनाइन और कैटाइन सीखे थे और फार्मूला फॉर्मेशन सीखा था, सही है। मैं उस पर बात तो नहीं कर रही, लेकिन आपको चार्जेस जल्दी याद दिला। फिर मैंने जब कैल्शियम सल्फेट लिखा ना, तो मैंने इसकी बनाई सबसे पहले इक्वेशन। कैसे बनानी है इक्वेशन? क्योंकि इसको बोर्ड पर कैल्शियम का चार्ज भी लिखा हुआ है और सल्फेट का भी, इसीलिए मैंने उसे एसोसिएट। कैल्शियम पर कौन सा चार्ज आएगा? +2, और सल्फेट पे कौन सा चार्ज आएगा? -। मैं इसके लिए केएसपी लिखना चाहूँ तो यहाँ क्या आएगा? कैल्शियम आयन, और यहाँ क्या आएगा? सल्फेट। यानी एक कैटाइन और एक क्या आएगा? एनायन। मैं ये कहूँ कि बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप कहेंगे मिस इसकी यूनिट होगी मोल स्क्वायर पर डीएम। 6 लिखूं या 9? प्लीज सोच समझ के जवाब दें। 9 लिखो या 6? सीखा है ना आप लोगों ने, पावर मल्टीप्लाई होती है, सही है। अगर वो स्क्वायर भी है तो मोल स्क्वायर डीएम 6। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर क्या आएगा? डीएम 6। इस डीएम 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर पर डीएम 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीएम के साथ जो 6 लगा है अपॉन हटाकर उसकी जगह क्या लगा दें? माइनस। सही है। ये था आपके पास कुछ केएसपी से रिलेटेड। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है शुरू का क्वेश्चन, तो मैं अपनी बात कंटिन्यू रखूं। जल्दी बताएं, कोई फिक्स लेक्चर नहीं है, जल्दी है ताकि मेरा लेक्चर ना हो।
AC cos का हो गया है। अब है ना पिछले सिलेबस में स्क्वायर। चलिए जी नेक्स्ट वन। मैं आपसे कहूँ मुझे केएसपी फॉर्मूला चाहिए लेड क्लोराइड का। लेड क्लोराइड वैसे क्या फॉर्मूला बनेगा, Pb+2 और Cl माइनस। आप में से कुछ बच्चों को अगर फॉर्मूला फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है तो उनको याद दिला दूं, Pb पे +2 है और Cl पर क्या है माइनस। क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला बनता है PbCl। जब आप इसका केएसपी फॉर्मूला लिखने के लिए जाते हैं तो आपने सबसे पहले लिखा PbCl2 और आपने Pb पर लगाया +2 और क्लोराइड पे क्या लगाया माइनस। बताओ इक्वेशन में किस चीज की कमी, बैलेंस नहीं। तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए। अब आते हैं असल बात पर, अगर मैं इसका केएसपी फॉर्मूला लिख रही हूँ तो कोफिशिएंट हम सीख चुके हैं हमेशा, चाहे कभी भी हमने लिखा हमेशा किसके तौर पर आता है पावर। सही है, किसके तौर पर आता है पावर। मैं अब आपसे कहूँ मुझे यहाँ पर इसकी यूनिट बता दें तो इसकी यूनिट क्या होगी आप जानते हैं, मोल पर डीएम क्यूब यहाँ था और यहाँ है मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर। मेरा ख्याल है डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, मोल पर क्या आना चाहिए क्यूब और क्या आना चाहिए 6 या 9, 9। इज इट क्लियर, सबकी बात है। सही है, मैं 2-3 फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख रही हूँ, जल्दी से उसकी यूनिट जरा मुझे निकाल के बता दे कि आपके पास वहां पर यूनिट क्या क्विकली। एक फॉर्मूला है, मैंने चार्जेस इसीलिए नहीं बताए हैं कि आप आराम से देखकर भी बात कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इसमें हाँ भाई BiCl3 का यूनिट क्या है, मोल 4 और डी है 12। और ये जो Br का तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, होल स्क्वायर पर डी है 6। अब आते हैं इसकी टेक्निकल बात, और से सुनना है मेरी बातों को और फिर उसी के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताओ, जब मैंने यहाँ कैल्शियम सल्फेट को ऐसे लिखा तो मेरे बताने से पहले ही आपको क्या लगा कि मैं इसकी कौन सी वैल्यू बताने वाली।
मैंने कैल्शियम सल्फेट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा तो इसका मतलब है मैं क्या देने वाली हूँ, कॉन्सेंट्रेशन। सही है, ये छोटी छोटी बातें भूलनी नहीं है, इस चैप्टर से पहले बता रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन में भी और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा दैट इज 0.2 मोल पर DMQ। मैंने आपसे पूछ लिया अच्छा बताओ कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी और सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो आपने कहा कि चलो पहले इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन पहली है ना तो मैंने आसान दी है ताकि आप कम से कम रेशियो अप्लाई कर सकें। गौर से देखेंगे तो जितना कैल्शियम सल्फेट है उतना ही क्या है कैल्शियम। कैसे पता चला ये बात, 1:1 मोल रेशियो। सॉल्ट भी 1 है और कैटाइन भी क्या है 1। इसका मतलब मुझे तो अपना आंसर यहाँ पर मिल गया। यहाँ कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0. आर यू गेटिंग। क्यों है, क्योंकि दोनों का मोल रेशियो क्या है 1:1। फिर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा ये बताओ कि सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो कोई जवाब दे सकता है कि सल्फेट आयन की रेशियो क्या है 1:1। इसका मतलब है इस वक्त इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 0.2 मोलर। केएसपी के न्यूमेरिकल नहीं आ सकते क्योंकि वहां स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की चक्कर मौजूद है और डिवीजन भी बहुत ज्यादा है। सही है, उसमें बहुत टाइम लगता है और न्यूमेरिकल आए भी ये ट्रिकी न्यूमेरिकल जैसे मैं आपको लेके चल। ये तो थी सिंपल बात, इसमें मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई, जो इसका की पॉइंट है ना इस बात का वो ये, how we predict the concentration of ion with the help of the salt concentration। हम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन से कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन, नो, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन आती है और बैलेंस इक्वेशन लिखना आती है विद द करेक्ट चार्जेस, तो हम यहाँ तक पहुंच जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने यहाँ लिखा लेड ब्रोमाइड और इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बताई क्या 0.1 मोलर। नजर आ रही है, क्या बताई 0.1। मैं आपसे कहूँ बेटा बताओ यहाँ पर लेड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी और यहाँ पर ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इक्वेशन तो फौरन हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा लेड आयन और फिर क्या बनेगा Br-। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, चलिए ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट बात आप सीखने के लिए जा रहे हैं। मैं यहाँ लेड आयन के लिए देखूंगा तो यहाँ पर क्या मौजूद है 1:1। क्या कॉन्सेंट्रेशन कही मैंने 0.1। लेकिन जब मैं ब्रोमाइड की बात करूं कि ब्रोमाइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो आप कहेंगे रेशो क्या है 1:2। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नहीं रहेगी, 0.1 का स्क्वायर भी नहीं निकालना है बल्कि 0.1 को मल्टीप्लाई क्या करना है फिर से। आप लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में निकाल लेते हैं इसका स्क्वायर, क्योंकि आप लोग स्क्वायर याद करके गए हुए होता है ना, आप लोगों को याद करवाए हुए हैं। लेकिन यहाँ एक्चुअली मसला ये है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ क्या मौजूद है। इज दिस क्लियर। याद रहे मैं केएसपी की बात नहीं कर रही, मैं आपसे अभी फिलहाल किसकी बात कर रही हूँ, हाउ वी प्रेडिक्ट द कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। और इसके लिए आपको क्या आनी चाहिए, इक्वेशन नहीं गिवन होगी पहले बता, सॉल्ट का नाम गिवन होगा और आपको उसकी आयनिक इक्वेशन खुद बनानी होगी और आप उसी के मुताबिक क्या करेंगे अपना आंसर, वरना आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। सही है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है, नोट डाउन करें क्विकली, फिर मेरी एक आखिरी बात है।
जल्दी जल्दी। अब I calculate KSP when silver ion concentration is 0.2 and chloride ion concentration is 0.2. मैं आपसे कह रही हूँ मुझे इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है KSP। मैंने फौरी तौर पर KSP के लिए लिखना शुरू किया Ag प्लस और क्या लिखा Cl माइनस। मैंने इक्वेशन नहीं लिखी क्योंकि हम 2-3 बार बात कर चुके हैं तो आपके दिमाग में मौजूद है इस वक्त की इसकी इक्वेशन क्या हो। सही, मैंने सिल्वर आयन के साथ क्लोराइड आयन के साथ, आप याद रखें 0.2 मल्टीप्लाई होगा किससे 0.2 से, तो आंसर 0.4 तो नहीं हो सकता। तो अगर 0.4 आए ना तो इसका मतलब है आपने ऐड कर, हम इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0.0। इसको हम ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं 4 × 10⁻⁴ क्या लिख कर दे सकते हैं माइनस, और इसकी यूनिट क्या होगी मोल स्क्वायर पर केजी। मेरी एक बात यहाँ कंप्लीट हुई, मुझे केएसपी फाइंड आउट करना है। मेरे पास लेड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 और मेरे पास क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन है 0.2। सही है। अगेन मैंने एक ऐसा सॉल्ट लिया है जिसकी इक्वेशन मैं अभी आपको मेमोराइज करवा चुकी हूँ, मुझे पता है कि आपके दिमाग में इसकी इक्वेशन मौजूद है। सही है, नहीं है तो लेड ब्रोमाइड से हेल्प ले सकते हैं। मैं इसके लिए केएसपी फॉर्मूला लिखूं तो यहाँ क्या आएगा लेड आयन और यहाँ क्या आना चाहिए क्लोराइड, और इसके ऊपर पावर क्या आएगी। लिखना बंद कर दें और मेरे साथ कुछ बातों को देख लें, क्योंकि और कुछ आए ना आए ये वाली सिचुएशन ना आपको बहुत तंग कर जाती है, जो आपकी सिचुएशन, क्योंकि यही ट्रिक है। क्या कैलकुलेट करना है KSP। चलिए क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है दैट इज 0.2, लेकिन जब मैंने इक्वेशन लिखी तो मुझे ये पता चला कि लेड क्लोराइड को डिसोसिएट करें तो क्या बनेगा लेड आयन, और फिर क्या बनेगा 2 क्लोराइड। नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है 2 क्लोराइड। क्या मुझे 2 क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है नो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1 क्लोराइड। इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पर लेड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रही हूँ वो तो 0.1 सेम रहेगी, लेकिन क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। क्या आंसर आएगा 0.0। सही है। अब आते हैं केस भी फाइंड आउट करने। लेड अगर आप कहते हैं 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, पक्की बात है। देख लें 0.04 या 0.4। 0.4 बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या स्क्वायर लिया है, मैंने तो मल्टीप्लाई करने को कहा है। क्या आएगा 0.4 बस। थैंक यू सो मच। इसीलिए आप लोगों से कहा मैंने वैल्यूज ना ऐसी ही रखी हैं कि आप लोगों को पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आपने स्क्वायर लिया था, और 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आपने उसे टेकन ट्वाइस कर दिया है, यानी सिंपल क्या कर दिया है 0.2 + 0.2। आंसर क्या आएगा 0.4। बनाया मेहरबानी, डॉक्टर बने लेकिन मैथ्स खराब ना करें।
अब आते हैं असली कहानी। लेड की कॉन्सेंट्रेशन मुझे लाउडली बता दीजिएगा, क्या रखूं? 0.1, 0.1। और मैं क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या रखूं? 0.4। और हम यहाँ पर गलती क्या करके आएंगे, कोई बताएगा? इसको ऐसा ये लगाना भूल जाएंगे, स्क्वायर। स्क्वायर भी नहीं, इसे भी छोड़ दें, ये मल्टीप्लाई करना भूल जाए। आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन है, और जब कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो इसका मतलब है बहुत सिंपल है, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। केस भी सबसे ज्यादा यहाँ उलझाता है। और जहां पर इक्वेशन सिंपल थी ना, 1:1 रेशो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मल्टीप्लाई करने की ना स्क्वायर लेने की। लेकिन जहां पर आपके पास इक्वेशन में आ जाए कोई कोफिशिएंट, तो एक बार वो मल्टीप्लाई भी होगा और एक बार वो यहाँ पर किसके तौर पर नजर आएगा? सुनाई दे रहा है सबको? आपको ये लगता है कि हम इसे दो दो काम क्यों करेंगे भाई? हमने फर्स्ट टर्म में बड़ी मेहनत की है इस केस पी को बढ़ाने में, और ये लॉजिक बनाने पे कि मल्टीप्लाई अलग करते हैं और फॉर्मूला के मुताबिक कोफिशिएंट का स्क्वायर अलग बना। अब आते हैं असली कहानी। आंसर क्या आएगा इसका? कैलकुलेशन तो हो गई मुश्किल। 0.4 आपको याद है कभी कहा था 0.1 से लेकर 0.9 तक के स्क्वायर याद करने हैं, है ना? मजाक लगा था उस वक्त। उसका क्या आंसर है? 0.4 का स्क्वायर 0.1 को मल्टीप्लाई करें 0.1 से, इसका मतलब है आंसर आएगा 0.016। आपने कहा तो मैंने इसको आगे पहुंचाया है, मैंने अपनी बात नहीं कही है। आपकी जो कैलकुलेशन है ना, मैंने सिर्फ उसी को फॉलो किया। सही है। यूनिट, यूनिट क्या है इसका? मोल क्यूब पर। सही। आज का की पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट। ये जो लास्ट पॉइंट है ना, पूरी क्लास बड़ी आसान है, लेकिन ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये आपको करेगा काम। कोशिश करते हैं आपको ज्यादातर ऐसी इक्वेशन देने की जैसे सिल्वर या जिंक सल्फेट जहां पर चार्जेस इक्वल, लेकिन जब पेपर ट्रिकी बनाना हो ना, तो हम आपको इस तरह की इक्वेशंस में उलझा देते हैं। मैंने आपसे डायरेक्टली आकर ना फॉर्मूला सॉल्व नहीं करवाया, मैंने आपको चार्जेस बताए, इक्वेशन बनाना सिखाए, यूनिट निकालना सिखाया, फिर रेशो मोल रेशो निकालना सिखाया, और आखिर में मैंने इसका की पॉइंट सिखाया जिसमें से सवाल आते हैं। तो क्या करना है आपने? आपने सिंपल ये देखना है कि आज आप बातों और कुछ नहीं, जहां से भी आप प्रैक्टिस करते हैं या आप जो भी देखते हैं, कम से कम केस पी किए जितने भी एमसीक्यूज आपको पास पेपर में नजर आते हैं वो सॉल्व करें। क्योंकि अगर ये सॉल्व होगा तो कॉमन आइन सॉल्व हो सकता है, अगर ये नहीं आएगा तो हम कॉमन आइन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो तो पूरा वही सॉल्ट एनालिसिस जो आपने सेकेंड ईयर की पूरी लैब में किया है। सही है, वहां पर मैं सिर्फ आपसे यही बात करूंगी कि एएसपी ज्यादा है कि एएसपी कम है, एंड दैट्स ऑल। मैंने इसकी एप्लीकेशन नहीं पढ़ाई आज, मैंने सिर्फ आपको क्या पढ़ाया है, एएसपी एंड व्हाट इज दिस सॉल्युबिलिटी। इसमें सबसे ज्यादा किस इक्वेशन पर कॉन्शियस हो जाना है? जहां पर कोएफिशिएंट मौजूद है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालना है? पहले अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर केएसपी निकालना है तो पहले कॉन्सेंट्रेशन को सही एडजस्ट कर ले, उसके बाद आप केएसपी फॉर्मूला लगाएं, उसके बाद आप उसे सॉल्व करें और करेक्ट यूनिट के साथ अपना आंसर। इज दिस क्लियर? एक क्वेश्चन लिखना प्रैक्टिस के लिए। कैलकुलेट केएसपी calculate KSP of chromium chloride. Chromium chloride किसी की जहन में फॉर्मूला आया? CrCl3 when the concentration of salt is concentration of salt is 0.3 mole per dmq.
0.3 मोल पर डीएमपी। पहले कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, फिर कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने सही कैलकुलेट किया या गलत। आपको अपनी गलतियां खुद नजर आ सकती। सही है, यहाँ तक करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। सही, रिवाइज करते रहिएगा केमिकल इक्वेशन।